तो अब अनुच्छेद तो खत्म हो गया है, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जिसको याद रखना है, जिससे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, 2-4-5 पॉइंट है, इसको कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या क्या है आज समझने वाला चीज का। में जो भी चीज है जिसको याद है अच्छी बात है, नहीं है तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पहला है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, भाग 3। देखो दो चीज आएगा, कंफ्यूज मत होना। एक है संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और दूसरा होगा कि किसको मिनी संविधान कहा जाता है। तो अगर मिनी संविधान पूछा, ये अभी इसलिए लिखाएंगे क्योंकि वो संशोधन में लिखाएंगे। तो 42वां संविधान संशोधन जो है ये एकदम रट लेना है, इस सब में कुछ भी समझने बुझने का जरूरत नहीं है, याद रहने चाहिए। कभी भी कोई उठा के पूछे कि मिनी संविधान किसको कहा गया, 42वें संविधान संशोधन को किसको कहा गया, 42वें संविधान। और हमारे संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किसको कहा जाता है, भाग 3। किसको कहा जाता है, भाग 3। और भाग 3 बताए थे क्या है, भाग 3 मौलिक अधिकार। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, ये सिर्फ यही नहीं, दुनिया में कहीं पे भी अधिकारों के लिए कुछ अगर किया जाता है तो उसको संज्ञा दे दिया जाता है मैग्ना कार्टा का। किसका, मैग्ना कार्टा। ठीक है, अब हुआ क्या था, ये जो मैग्ना कार्टा शब्द है ये ब्रिटेन से आया है। कहाँ से आया है, ब्रिटेन से। जानते हो जैसे सब देशों में राजा हुआ करता था, वैसे ब्रिटेन में भी राजा हुआ करता था। तो पहली बार ब्रिटेन में, हम पूरा कहानी पे नहीं जाएंगे, बस समझा देंगे कहानी क्या है। पहली बार मैग्ना कार्टा नाम का एक पत्र था जिसके तहत ब्रिटेन के लोगों को अधिकार मिला। क्या मिला, अधिकार। राजा अपने जनता को कोई अधिकार देता है क्या, कोई अधिकार नहीं होता है। सारा अधिकार किसके पास होता है, राजा के पास। ठीक है, इसीलिए तो लोकतंत्र बना, इसीलिए डेमोक्रेसी आया। अगर सब अधिकार लोगों को मिल ही जाता तो डेमोक्रेसी की आवश्यकता थी क्या, नहीं। राजतंत्र में एक ही आदमी के पास समस्त अधिकार होता है, वो है राजा। नॉर्मल आदमी को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। जब तक वो चुप है तब तक तुम जी रहे हो, जब वो बोलना शुरू करेगा तुम चुप हो जाओगे। अगर वो बोल दिया कि कल सुबह 6 बजे के बाद कोई सांस नहीं लेगा तो कोई ले पाओगे क्या, खत्म, मरना पड़ेगा तुमको, क्योंकि बोल दिया तो बोल दिया। यही होता है राजतंत्र। इसीलिए लोग राजतंत्र से भागकर कहाँ पहुंचने का प्रयास कर रहा था, डेमोक्रेसी की तरफ, लोकतंत्र, ताकि लोगों का कुछ अधिकार हो। तो दुनिया में पहली बार बड़े स्तर पर जो लोगों को अधिकार मिला वो मिला मैग्ना कार्टा पत्र से। किससे मिला, मैग्ना कार्टा पत्र से। कहाँ मिला, ब्रिटेन में। ठीक है, और इसीलिए ये इतना बड़ा घटना था। अब दुनिया में कहीं पे भी अधिकार, लोगों के अधिकार के लिए अगर कुछ होता है तो उसको हम लोग क्या संज्ञा देते हैं, मैग्ना कार्टा। किसी भी फील्ड में अगर कुछ बड़ा क्षेत्र, बड़ा चीज हो रहा है और लोगों के हित के लिए कोई कार्य किया जा रहा है तो मैग्ना कार्टा हम लगा देते हैं। इसी तरह से इतिहास में पढ़ाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, वो डिस्पैच को। ठीक है, और अगर पूछा जाए हमारे संविधान में वर्तमान में मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, भाग 3 को, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार। ठीक है, इसी तरह से एक और बताया क्या, मिनी संविधान। मिनी संविधान किसको कहते हैं, 42वां संविधान। ये सब थोड़े थोड़े क्या बोल सकते हो, उपनाम है, ये सब याद रखोगे। संविधान की आत्मा अगर पूछी जाए किसको कहते हैं, अनुच्छेद 32, ये पहले बता रखे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो इसको क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा। ठीक है, हाँ, भीमराव अम्बेडकर ने कहा। चलो अगला है मौलिक अधिकारों को की पहली मांग कब की गई थी। इसके बारे में इतिहास में पढ़ा रखे हैं, लेकिन यहाँ आया है तो इसका उल्लेख कर दिए। तो मौलिक अधिकारों को पहली बार भारत में कब मांगा गया था, 1931 में। कब माना गया था, 1931। बताए थे कि कांग्रेस पार्टी का गठन जब 1885 में हुआ। कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ, 1885। इसके बाद हर एक साल लगभग ये लोग एक बैठक करता था, जिसको हम लोग एनुअल अधिवेशन बोल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तुमसे पूछा जाता है कि कांग्रेस का इस वर्ष का अधिवेशन कहाँ हुआ, हर एक वर्ष होगा। इसी तरह से जो 1931 का बैठक था, ठीक है, कांग्रेस का, इसी में पहली बार किसकी मांग की गई, मौलिक अधिकार की। ठीक है, इसलिए तुमसे पूछा जाता है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ है, भाग 3 में। लेकिन संविधान बनने से पहले, आजादी से पहले ही मौलिक अधिकार की एक बार मांग हुई थी। कब हुई थी, 1931 में। किसने मांगा था अगर ये पूछा जाए तो, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, किसने मांगा था, ये जो पेज जो क्या बोलते हो, जो फॉर्मेट तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया था, वो किसने तैयार किया था, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू। और इसको क्या बोलते हो, कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, प्रस्तुत किसने किया था, ये तो प्रारूप तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने, प्रस्तुत किसने किया था, किसने, एम एन रॉय। एम एन रॉय कहाँ से बने, हाँ,
हसरत मोहनी किससे संबंधित है? हसरत मोहनी किससे संबंधित है? 21 से वो संबंधित है। वो पहली बार किसकी मांगी थी? स्वतंत्रता प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक है। हसरत मोहनी 1921 में इन्होंने पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ये कांग्रेस अधिवेशन में जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। यहाँ इसको प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी पटेल जी ने। किसने की थी? पटेल जी। 3 चीज तुमसे पूछा जाता है। ये कांग्रेस वाला जो नहीं पढ़े हो अभी, उसको थोड़ा सा नया नया लग रहा होगा, लेकिन जो हिस्ट्री पढ़ चुके हैं मॉडर्न, उसको ये सब पता होगा। फिर से हम रिपीट करते हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं भाग 3 के तहत। किसके तहत? भाग 3 के तहत। लेकिन पहली बार भारत में मौलिक अधिकार की मांग कब हुई आधिकारिक रूप से? कब हुई? 1931 में। कांग्रेस के किस बैठक में यह मांग उठी? किस बैठक में? कराची के बैठक में। किस बैठक में? कराची के बैठक में, ठीक है। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। और इस अधिकार का जो मौलिक अधिकार, इसका प्रस्ताव किसने तैयार किया था या प्रारूप किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। याद रहेगा इतना सा चीज। चलो अगला है भारतीय संविधान का न्यायिक पूर्णावलोकन। इसका चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अक्सर बच्चा इसको गलती करके एग्जाम में आता है, वो मार देता है एग्जाम में 137 अनुच्छेद। कौन सा मार देता है? हम बताए हैं कि जो एक बार अनुच्छेद पूरा पढ़ लिया, जिसको या हम पढ़ा दिए हैं, वो बच्चा अगर ये करेगा तो इसका मतलब तुम क्लास अटेंड अच्छे से नहीं किए। 137 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर पुनर्विचार कर सकता है, ठीक है। अपने फैसलों का पूर्णावलोकन कर सकता है। पूरे कानून का या संविधान का उसमें चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए 137 में उसको स्व फैसला पर है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि हमारे संविधान में न्यायिक पूर्णावलोकन का चर्चा किन अनुच्छेदों में, पहले बता रखें अनुच्छेद 13, 32 और 226 कहाँ पे है? 13, 32 और 226। ये आर्टिकल वाला नोट्स में भी तुम्हारा लिखा हुआ होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए ये कहाँ से लिए हम लोग, किस देश से उठाएं न्यायिक पूर्णावलोकन, ये सब पढ़ा रखे हैं तुम लोग को। कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। कहाँ से लिए हैं? अमेरिका। नहीं पढ़ाए ये सब? संविधान का सबसे पहले जो स्रोत तुमको बताए हैं कि कहाँ से कौन सा देश से क्या क्या उठाएं, वहाँ ये सब बताएं। बस उसमें जो एग्जैक्ट हाईलाइटेड चीज है वो सब बस हम यहाँ पे रिपीट करवा रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्णावलोकन किन अनुच्छेदों में है? 13, 32 और 226, ठीक है। और हम लोग लिए ये कहाँ से हैं? 200 यूएसए से। कहाँ से? यूएसए, ठीक है। न्यायिक पूर्णावलोकन का मतलब बताए थे कि जो भी कानून बन रहा है देश में, उस कानून को रिव्यू करने का अधिकार, यही हो गया न्यायिक पूर्णावलोकन, ठीक है। कौन रिव्यू कर सकता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कौन कर सकता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर केंद्र स्तर का चर्चा है तो सुप्रीम कोर्ट, और राज्य स्तर का चर्चा है तो हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों, ठीक है। तो केंद्र का कोई चर्चा है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब इसके तहत हम बताए हुए हैं कि अगर कोर्ट को लग रहा है कि कोई कानून गलत बन गया है तो उस कानून को नल एंड वॉइड भी करार दे सकते हैं, मतलब शून्य घोषित कर सकते हैं। इसके बाद है आरक्षण। एक विशेष चीज पूछा जाता है, हमारे संविधान में आरक्षण की चर्चा है क्या? पहला सवाल यही पूछा जाता है, क्या आरक्षण सरकार सिर्फ देती है या संवैधानिक रूप से भी चर्चा है? तो आंसर है संवैधानिक रूप से भी चर्चा है। लेकिन मूल संविधान में ध्यान दोगे सिर्फ ST SC के आरक्षण की चर्चा की बात की गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना कि मूल संविधान में कहीं पे भी OBC के आरक्षण की चर्चा नहीं की गई है, और ना ही जनरल के किसी कैटेगरी के लिए। जनरल में भी जानते हो EWS है, ठीक है, इसको आरक्षण मिल रहा है, तो ना तो OBC का चर्चा है ना EWS का चर्चा कहीं पे भी नहीं है। संवैधानिक रूप से अगर देखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान देना, इस पर अभी विवाद भी उठा था। संवैधानिक रूप से देखोगे तो हमारे यहाँ पे आरक्षण किस बेसिस पे दिया जाता है? संवैधानिक रूप से आरक्षण किस बेसिस पे? जाति बेसिस। इसको जाति बेसिस नहीं कहते हैं, जाति बेसिस तो है ही, इसको बोलते हैं सामाजिक बेसिस पे। किस पे? सामाजिक पे। देखो 3 चीजें हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने फैक्ट्स हैं? 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है। तो क्या आर्थिक बेसिस पे आरक्षण दिया जाता था? अगर आर्थिक बेसिस पे आरक्षण दिया जाता तो तुम जानते हो जितने भी गरीब होते सबको क्या मिलता? आरक्षण। क्या दिया जा रहा है? नहीं। राजनीतिक बेसिस पे भी आरक्षण नहीं है। हमारे यहाँ आरक्षण किस बेसिस पे है? सामाजिक बेसिस पे। अब बोलोगे तो जाति क्या हुआ? जाति समाज में ही तो आता है। समाज का अलग अलग स्तर है, और इसी स्तर को देखते हुए बोला गया कि ये जातों को कोई वैल्यू नहीं दे रहा तो इसको क्या दो? आरक्षण। इससे इसको थोड़ा ज्यादा वैल्यू मिल रहा है तो इसको आरक्षण क्या करो? थोड़ा सा कम दो।
और जिसको समाज में फुल वैल्यू मिल रहा है उसको आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह आर्थिक रूप से बहुत कमजोरी क्यों ना हो। तो संवैधानिक रूप से मूल संविधान में किस रूप से आरक्षण देने का प्रावधान है? सिर्फ सामाजिक रूप से। किस रूप से? आर्थिक रूप से हमारे संविधान में कहीं पे भी आरक्षण देने का व्यवस्था नहीं था। इसीलिए जब आर्थिक आरक्षण दिया गया, पहली बार आर्थिक आरक्षण ईडब्ल्यूएस के रूप में जब दिया गया, तो इस पर केस हुआ कि क्या ये सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ठीक है, मूल संविधान में नहीं था, पर आर्थिक रूप से अगर दिए हैं तो ये कोई बुरी चीज नहीं है और इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसीलिए ईडब्ल्यूएस जो है वो वैलिडेट हुआ नहीं, तब ईडब्ल्यूएस खत्म हो जाता। ठीक है, फिर वापस आओ। तो आरक्षण का चर्चा अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में आरक्षण दिया गया है केवल किसको? एससी और एसटी को। ध्यान देना, इसमें गलती नहीं करना कि मूल संविधान में केवल किसको आरक्षण है? एसटी एससी को। ठीक है, लेकिन अभी आरक्षण वाला एक और वर्ग जुड़ गया है, वो कौन है? ओबीसी। तो ओबीसी को आरक्षण मूल संविधान में तो मिला नहीं है, लेकिन हम लोग बाद में इसको जोड़कर संविधान में बाद में ओबीसी को आरक्षण देना शुरू किए। अब 104 कौन सा अनुच्छेद था? 340। कौन सा था? क्या कहा गया था 340 में? राष्ट्रपति को अधिकार होगा वो ओबीसी के लिए आयोग का गठन करे, जो जांच करेगा कि उनका सामाजिक स्तर कैसा है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या किसी चीज की आवश्यकता है। तो हम बताए हुए थे किसके तहत? परमानेंट आयोग का गठन नहीं होता है, आयोग गठित होगा, रिपोर्ट देगा और फिर आयोग खत्म हो जाएगा। और अभी वर्तमान स्वरूप में 2018 के बाद से ओबीसी के लिए क्या किया गया? परमानेंट आयोग का गठन किया गया। किसके तहत? 338 बी के तहत। हम पहले बोले ये सब पढ़ा रखे हैं, बस उसको समराइज कर रहे हैं एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ओबीसी के लिए पहली बार आयोग का गठन कब हुआ? ये सवाल तुमसे पूछा जाता है। ये पहली बार काका कालेकर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? काका कालेकर की अध्यक्षता में। तो प्रथम ओबीसी आयोग का गठन काका कालेकर की अध्यक्षता में किया गया, इसीलिए इसको बोलते हैं काका कालेकर आयोग। क्या कहते हैं? काका कालेकर आयोग। और इसका गठन हुआ 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि प्रथम ओबीसी आयोग का गठन कब हुआ। अक्सर बच्चा मार के आ जाता है 1993। ठीक है, तो याद रखोगे 1953 में, 93 में नहीं, 1953 में प्रथम ओबीसी आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। किसकी अध्यक्षता में? काका कालेकर की अध्यक्षता में। इसीलिए इसको क्या कहा गया? काका कालेकर आयोग। ठीक है, इसके बाद दूसरा ओबीसी आयोग फिर से गठित किया गया, जिसको हम लोग मंडल आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडल आयोग। और अभी तक जो भी ओबीसी को जो भी दर्जा मिला हुआ है, जितने भी अभी आरक्षण 27% के आसपास मिला हुआ है, ये आरक्षण देने का मूल रूप से जिसको श्रेय जाता है वो कौन है? मंडल आयोग। कौन है? मंडल आयोग। ठीक है, बिहार जब पढ़ाएंगे तो अभी मंडल आयोग का चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी वापस यहाँ आके बढ़ो। तो मंडल आयोग का गठन हुआ था 1979 में। कब हुआ था? 1979 में। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1979 में। ठीक है, 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ और इसका मुख्य रूप से क्या उद्देश्य था? नौकरियों में ओबीसी का आरक्षण। क्या था? नौकरियों में ओबीसी को आरक्षण। इन्होंने मात्र 1 साल के बाद अपना रिपोर्ट दिया 1980 में। कब रिपोर्ट दिया? 1980 में। और इसमें आरक्षण की चर्चा की गई ओबीसी के लिए कितना? 27%। कितना किया गया था? 27%। ये जो मंडल आयोग देख रहे हो, मंडल आयोग मंडल के नाम पे होगा, जैसे वहां काका कालेकर के नाम पे कालेकर आयोग या काका कालेकर आयोग, वैसे ही ये जो मंडल है इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। क्या नाम था? बीपी मंडल। ठीक है, और इसीलिए इस आयोग का नाम क्या पड़ गया? मंडल आयोग। गठन कब हुआ? 1979 में। कब हुआ? 1979 में। रिपोर्ट कब दिया? 1980। और कितना आरक्षण का सिफारिश किया? 27% ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। अब जानते हो कि जब भी कुछ बदलाव, क्या बिंदेश्वरी प्रसाद है। ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद, हाँ, बीपी से बिंदेश्वरी प्रसाद। ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। क्या नाम है इनका? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, रिपोर्ट कब दिया? 1980 में। और ओबीसी को आरक्षण कितना तय किया गया? 27%। ठीक है, और इस आरक्षण को लागू करने वाले पहले जो पीएम हुए वो हुए वीपी सिंह। कौन हुए? वीपी सिंह। 1990 में। कब लागू हुआ? 1990 में। अब जैसे ही आरक्षण लागू हुआ, ऑब्वियस है करेजा तो कटेगा। 27% सीट बुक हो गया तो ऑब्वियस है करेजा कटेगा। तो बहुत सारे केस हुए और सारे केस सुप्रीम कोर्ट में गए
और एक जो मुख्य रूप से जो विवाद था, बहुत सारा विवाद था, लेकिन मुख्य विवाद जिसमें फैसला आया वो है इंदिरा साहनीवाद। कौन सा है? इंदिरा साहनीवाद। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आज जितने भी ओबीसी आरक्षण लेके बैठे हुए हो, तुम लोग को शुक्रिया अदा करना चाहिए किसका? इंदिरा साहनी का। इन्हीं के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, कोई अपवाद नहीं करेगा, ये जायज है, नाजायज नहीं है। 27% आरक्षण मिला हुआ है तो दिक्कत नहीं है। इसमें इन्होंने ये भी कहा था कि टोटल आरक्षण जो है वो 50% अधिक नहीं होने चाहिए, और ओबीसी को आरक्षण गलत नहीं है, 27% आरक्षण मिला हुआ है, सही है। तो तुम लोग को इंदिरा साहनी को शुक्रिया अदा करना चाहिए। यही फाइनल वाद है, इंदिरा साहनीवाद। कब आया ये? 1992 में। कब आया? 1992 में, ठीक है। 1992 में इंदिरा साहनीवाद, इंदिरा साहनी वर्सेस संघ, ठीक है। इंदिरा साहनी वर्सेस संघ मतलब इंदिरा साहनी बनाम केंद्र सरकार, इस पर वाद हुआ, और वो वाद पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? ये जो आरक्षण है ये क्या है? वैध है। आरक्षण जो ये क्या है? वैध है, ठीक है। और 27% आरक्षण मिलेगा। लेकिन याद रखोगे, इसमें इन्होंने एक और चीज किया। क्या किया इन्होंने? नहीं लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे हैं, ठीक है। एक और चीज लिखना कि इसमें कितना तय किया गया? इस पर 50% से अधिक, ठीक है, अधिक आरक्षण, ठीक है, आरक्षण पर रोक, ठीक है। क्या इन्होंने कहा कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होने चाहिए। सिर्फ ओबीसी को नहीं, टोटल आरक्षण, कुल आरक्षण जो होना चाहिए वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुल आरक्षण कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आरक्षण देते 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 आप 90% आरक्षण ही दे दीजिए। आरक्षण दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होने चाहिए। ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा? तो इंदिरा साहनीवाद। किस वाद में? इंदिरा साहनीवाद। अगर पूछा जाए कि ओबीसी को आरक्षण 27% किस आयोग की सिफारिश पे दिया गया? मंडल आयोग। किस आयोग की सिफारिश पर? मंडल आयोग से। किस वर्ष ये शुरू हुआ? 1990 में। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता कब दी? 1992 में। इसीलिए अगर 1990 नहीं मिलेगा कि 27% आरक्षण कब से शुरुआत, क्या आंसर मिलेगा? 1992। क्या मिलेगा? 1992। शुरू कब से हो गया था? 90 से ही, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट का मान्यता जब मिल गया तब वैलिडेट हो गया, तब से ये शुरू है। तो नहीं अगर रहे 90 तो आंसर क्या हो जाएगा? 1992, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दिया, आरक्षण सही है। कौन सा वाद था? इंदिरा साहनीवाद। वाद में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है। वाद मतलब केस होता है। क्या होता है? केस। जैसे हम केस कर देंगे किसी सरकार के खिलाफ, या मान लो केंद्र सरकार के खिलाफ या राज्य सरकार के खिलाफ, तो मेरा अगर केस मान लो आगे चल के पढ़ाई होगा, मतलब मान लो कोई इंपॉर्टेंट केस है, तो हो जाएगा भारद्वाज सर वर्सेस केंद्र सरकार। क्या हो जाएगा? भारद्वाज सर वर्सेस केंद्र सरकार, यही हो जाएगा। यही चीज यहाँ इंदिरा साहनी नाम है, तो इंदिरा साहनी वर्सेस केंद्र सरकार। समझ में आया? ठीक है। पूरा मंडल आयोग का कहानी समझ में आ गया। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1979 में। ये कितनवा ओबीसी आयोग था? दूसरा ओबीसी आयोग था। कितनवा था? दूसरा ओबीसी आयोग था। अध्यक्ष कौन थे इसके? बीपी मंडल, बिंदेश्री पाठक प्रसाद। अरे बार बार हम कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि बिंदेश्री पाठक भी है, ठीक है। हाँ, सुलभ शौचालय वाले, ठीक है। बिंदेश्री प्रसाद मंडल, ठीक है। रिपोर्ट कब आया? 1990 में, सॉरी 1980 में। कब आया? 1980। इन्होंने कितने आरक्षण का प्रावधान किया? 27%, ठीक है। लागू कब हुआ? 1990 में। किसने लागू किया? बीपी सिंह। किसने किया? बीपी सिंह। पीएम कौन थे उस वक्त? बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रसाद सिंह। क्या है नाम बीपी सिंह का फुल फॉर्म? विश्वनाथ प्रसाद सिंह, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण, ओबीसी आरक्षण को वैध कब बताया? 1992 में। किस वाद में? इंदिरा साहनी वाद में। क्लियर है? अब आरक्षण भी मिल गया ओबीसी को। इसके बाद एक, भले ही वो संवैधानिक रूप से नहीं था, लेकिन कानूनी रूप से एक आयोग का गठन किया गया। उसके बाद वो लगातार चल रहा है। अभी तक जो आयोग का गठन हुआ था वो गठित होता था और विघटित हो जाता था रिपोर्ट देकर, लेकिन एक ओबीसी के रखरखाव के लिए, ओबीसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, उनको आरक्षण कैसे दिया जाएगा, पूरा लिस्ट तैयार करने के लिए, ये सब तैयार करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसको हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ, तो आंसर करोगे 1993 में। कब हुआ? 1993। जब हम ये कहानी शुरू किए थे, सबसे पहला ही बताए थे कि बच्चा को पूछता है कि ओबीसी आयोग का गठन कब हुआ, वो मार देता है 1993, जो कि गलत हो जाएगा।
प्रथम अगर दिया हुआ ओबीसी आयोग का गठन कब हुआ? 1953। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? तब होगा 1953। क्लियरिटी मिला कुछ? ये प्रथम ओबीसी आयोग है और ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। यहाँ के बाद ये परमानेंट है। 1953 के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग परमानेंट आयोग है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी तक ये जो गठित किया गया 1993 में, 2018 से पहले एक आयोग तो था, लेकिन ये कानूनी रूप से वैध था, संवैधानिक रूप से इसको दर्जा नहीं मिला था। इसीलिए इसको कहते हैं एक संविधिक निकाय। क्या था ये? संविधिक निकाय। संविधिक निकाय मतलब कानूनी निकाय, ठीक है। कानूनी रूप से इसको वैधता मिली हुई है। सरकार ने इसका बकायदा 1993 का ओबीसी अधिनियम के तहत इसका गठन किया है, पर संविधान में इसका चर्चा अभी तक नहीं था। इसलिए 2008 में, कब? 2018 में, 2008 नहीं, 2018 में कौन सा संविधान संशोधन? 102वां संविधान संशोधन के तहत किस अनुच्छेद में? 338 बी में इसको संवैधानिक दर्जा मिला। क्या ओबीसी का पूरा कहानी समझ में आया? अब ये चीज तुमको पढ़ा रखे हम पहले ही। अभी अनुच्छेद खत्म हुआ है, 338 से 338 बी बताए हुए, वहां बताए थे कि ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। क्या आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओबीसी नहीं, ओबीसी आयोग को क्या पूरा यहां से यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ओबीसी के आरक्षण की चर्चा संविधान में की गई थी? नहीं की गई थी। ओबीसी के आरक्षण के लिए कई आयोग का गठन हुआ, जिसमें से पहला आयोग कौन सा था? काका कालेकर आयोग। कब गठित हुआ? 1953। दूसरा आयोग का किसकी अध्यक्षता में? बीपी मंडल के अध्यक्षता में। कौन सा आयोग? मंडल आयोग। कब? 1979। मंडल आयोग ने रिपोर्ट कब दिया? 1980 में। मंडल आयोग ने आरक्षण का कितना व्यवस्था किया? 27% ओबीसी को मिलनी चाहिए। लागू कब हो गया? 1990। किसने किया? प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने। किसने किया? प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को वैध कब ठहराया? 1992 में। किस वाद में? इंदिरा साहनी वाद में। और इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कितना आरक्षण होना चाहिए? 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे मंडल आयोग में भी इसकी सिफारिश की गई थी कि आरक्षण का एक सीमा होना चाहिए और सामान्यतः 50% रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 1993 में एक स्पेशल आयोग का गठन हुआ जो कि कानूनी रूप से सही था, ठीक है। क्या नाम था इसका? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित हुआ? 1993 में। बहुत बार पूछा गया ये दोनों सवाल, ध्यान से इसको आंसर करना। और ये जो 1993 में गठित हुआ, ये किस रूप में गठित हुआ? एक संविधिक निकाय के रूप में। एक संविधिक निकाय के रूप में। किस रूप में? संविधिक। ध्यान देना, दो शब्द आएगा, एक संविधिक आएगा और एक संवैधानिक आएगा, ठीक है। संविधिक मतलब हुआ कानूनी। क्या हुआ? कानूनी। हम एक कानून बनाए। सबसे पहले 1993 का ओबीसी आयोग अधिनियम पारित किया गया। क्या किया गया? 1993 का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, ये अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के तहत ओबीसी आयोग का गठन हुआ, पर संविधान में इसका कहीं भी चर्चा नहीं था। तो इसको हम लोग इसलिए पढ़ते हैं संविधिक निकाय के रूप में। किस रूप में? संविधिक निकाय के रूप में। नहीं तब तो ओबीसी आयोग हम लोग 2018 में क्यों गठित करते वापस? क्योंकि ओबीसी आयोग का गठन कब हो चुका है? 1993 में। ओबीसी आयोग का गठन कब हो चुका है? 1993 में। 1993 में जो गठित हुआ था ओबीसी आयोग, राष्ट्रीय ओबीसी आयोग, इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? 2018 में। कब मिला? 2018 में। किस संविधान संशोधन में? 102वां संविधान संशोधन में। और कौन सा अनुच्छेद मिला? 338 जिस भी किसी को संवैधानिक दर्जा मिलता है उसके बाद उसके अनुच्छेद हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुच्छेद। तो कौन सा अनुच्छेद में? 338 बी में ओबीसी आयोग का चर्चा किया गया। पूरा यहां तक समझ में आ गया? बढ़ जाए आगे। क्या चीज? आरक्षण 27%। हाँ ठीक है। क्या कम हो गया है? नहीं मिलता है। कहाँ नहीं मिलता है? मिल तो रहा है आरक्षण जी, कहाँ नहीं मिल रहा है? कैसा बच्चा है? अच्छा, इसमें एक और चीज आया, अब नहीं मिलता है तो हम इसका मतलब याद आ गया तो बता देते हैं, नोट्स में है कि नहीं है। इसमें एक और चीज चर्चा हुआ था, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का, ठीक है। इसी में अगर पूछा जाए, ये भी याद रखना, लिखना नोट्स में कहीं, कि अगर पूछा जाए कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो कहां से आया? सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया है। कहां से आया? इसी में आया। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है? जो क्रीम खा रहा है वो आरक्षण क्यों लेगा भाई? क्रीमी लेयर का मतलब क्या हुआ? जो मक्खन मलाई खा रहा है। मक्खन मलाई खाने का मतलब हुआ जो रईस है। तो ओबीसी को पहले तो आरक्षण दिया नहीं था,
इसका मतलब वो ठीक ठाक कंडीशन में था। अब आरक्षण दिया तो बोला इसमें कैटेगराइज करो, जो मक्खन पहले से मक्खन मलाई खा रहा है वो आरक्षण नहीं लेने का हकदार नहीं है, ठीक है, तो वो आरक्षण नहीं मिलता है। 8 लाख से ऊपर है ना, 8 लाख से ऊपर जिसका इनकम है, ठीक है, फैमिली इनकम, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, वो क्रीमी लेयर है। उसके बाद वहां की नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। हाँ जी, एनसीआर, इसीलिए एनसीआर सर्टिफिकेट लगता है। क्या ईबीसी क्या हो, वो तो फिर अंदर में कैटेगराइजेशन है, उसी में तो है, क्रीमी और नॉन क्रीमी में कोई बीसी है, कोई बीसी 1 है, कोई बीसी 2 ऐसे करके, वो उसी के अंदर का चीज है। ऊपर ब्रॉड डिवीजन हो गया, एक क्रीमी लेयर, दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। अब इसमें कौन किस में आता है ये अंदर की बात है, ठीक है, ये अलग अलग राज्य का अलग अलग होता है। चलो वापस आओ। अब अगला है नीति निर्देशक तत्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। कहां से कहां तक अनुच्छेद है? 36 से 51, भाग 4, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में सब चीज पढ़ लिए हो कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चीज है जो राज्यों को सुझाव दिया गया है कि आप ऐसा कीजिए, या राज्यों के लिए निर्देश दिया गया है, और ये कंपलसरी नहीं है, आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, ये सारी बात कही गई है, ठीक है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखना है, जो कि संविधान में नहीं पढ़े। पहला 2 स्टेटमेंट है जिसको याद रखोगे, ठीक है। किसने डीपीएसपी, अच्छा डीपीएसपी नीति निर्देशक, डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हाँ, स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, ठीक है, यही होता है डीपीएसपी। हम इसलिए लिख दिए हैं कि कई बार शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर लिया जाता है या हमको बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए हम लिख दिए, ठीक है। तो डीपीएसपी जहां भी लिखेंगे इसका मतलब तुम्हारे लिए नीति निर्देशक तत्व हुआ, ठीक है, अंग्रेजी में इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं, ठीक है। किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा है। केटी शाह, जो भूल भी गया होगा ये नाम सुन के याद आ गया होगा, हाँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन में तो देखे हैं, ठीक है। क्या नाम था? केटी शाह। क्या नाम था? केटी शाह, ठीक है, केटी शाह। अगर पूछा जाए, ये स्टेटमेंट याद रखना है तुमको, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। किसने कहा कि डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाती है? किसने कहा? केटी शाह ने। किसने कहा? केटी शाह। तो याद रखोगे, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक अपने हिसाब से, अपने सुविधा अनुसार इसको बुनाता है, ठीक है। किसने कहा? केटी शाह। एक और स्टेटमेंट याद रखना है कि नीति निर्देशक तत्व को जीवन देने वाली व्यवस्था किसने कहा? किसने कहा? एल.एम. सिंघवी ने। किसने कहा? एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी। किसने कहा? एल.एम. सिंघवी। स्टेटमेंट है, याद रखना है। हम पहले ही बोले कि आज समझने वाला चीज कम है, जो फैक्ट्स हैं वो याद रखना है, इससे सवाल आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा, स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा किसका स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट दे देगा? 2 स्टेटमेंट रहेगा नीति निर्देशक तत्व से। क्या रहेगा? एक, बैंक अपने अनुसार बुनाएगा, कौन कहा है? केटी शाह। किसने कहा है? केटी शाह। और दूसरा जीवन देने वाला तो व्यवस्था है, किसने कहा? सिंघवी ने। किसने कहा? एल.एम. सिंघवी ने। दोनों याद रहेगा। चलो, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ो। क्या है? डीपीएसपी में संशोधन, यानी नीति निर्देशक तत्व में संशोधन कितनी बार हुआ है? तुमसे कई बार डायरेक्ट सवाल यही पूछ लेता है कि बताओ प्रस्तावना में संशोधन कितना बार हुआ है? कितना बार? 1 बार। प्रस्तावना में कितना बार? वैसे अगर पूछा जाए कि डीपीएसपी में संशोधन कितना बार हुआ है, तो 4 बार। कितना बार हुआ है? 4 बार, ठीक है। इससे बढ़िया सवाल बनता है, तुमसे डायरेक्ट दे देगा किस वर्ष नीति निर्देशक तत्व में संशोधन नहीं हुआ था या किस वर्ष संशोधन हुआ था। याद रखोगे 4 संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां और 97, ठीक है। कितना संविधान संशोधन है? 4। कितना है? 4। डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व के अंदर कितनी बार संशोधन हुए हैं? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। पहला बार 42वां संविधान संशोधन के तहत, दूसरा 44वां, तीसरा 86वां और चौथा 57वां यानी 97, ठीक है। ये चारों याद रखोगे। अब हमको अगला ये याद रखना है कि इसमें क्या क्या बदलाव आया है, ठीक है। यानी 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें 4 चीज जोड़ा गया। या तुमको डायरेक्ट दे देगा कितने तत्व जोड़े गए, तो याद रखोगे 3 तत्व जोड़े गए। कितने तत्व जोड़े गए? 3। ऐसे 4 चीज जोड़ा गया है, पर एक संविधान के अनुच्छेद के अंदर ही इसको ऐड कर दिया गया, वो था 39F। क्या था? 39 का क्लॉज F। ध्यान देना, 39 के अंदर का F है ये, मतलब
दो तरह का होता है, एक जब हम नया अनुच्छेद जोड़ते हैं तब हम कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है, जब नया अनुच्छेद जोड़ते हैं क्या करते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। और जब हम अंदर में, इसके अंदर जैसे मान लो, अच्छा तुम लोग यहाँ पढ़े हो वहां पे जाओ, हम लोग मौलिक कर्तव्य पढ़े हैं ना, 51A में क्या है, मौलिक कर्तव्य, और 51A के ए में है पहला मौलिक कर्तव्य, समझ में आया। ये हम छुटकुनिया ए वाला बात कर रहे हैं। तो 39F जोड़ा गया, ये अलग अनुच्छेद नहीं था, 39 ABCDE पहले से था, उसमें क्या जोड़ा गया, F, लेकिन एक और अनुच्छेद जोड़ा गया जिसको हम क्या बोलेंगे, 39A, क्या जोड़ा गया, 39A। समझ में आया इतना सा चीज, ठीक है। तो याद रखोगे, हम लोग जो पढ़े हुए 39A वो वाला चीज है 39A। तो इसीलिए पूछा जाता है कितने तत्व जोड़े गए, तो 3 तत्व। कितने तत्व जोड़े गए, 3 तत्व। ये तो उसी के अंदर जोड़ा गया था, ठीक है, लेकिन कितने चीजों में, ऐसे 4 चीज टोटल जोड़े गए हैं 39A। और इसके बाद कौन सा है, 39A के बाद 43A, कौन सा है, 43A, और उसके बाद क्या है, उसके बाद 48A, ठीक है। ये तीन अलग अनुच्छेद जोड़ा और एक अनुच्छेद में थोड़ा सा संशोधन किया, मतलब ऐड किया उसी में, ठीक है। इसीलिए कई बार तुमसे एग्जाम में अगर पूछा गया कितने नए तत्व जोड़े गए, तो तुमको 3 ही आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा, 3, 39A, 43A और 48A। अब ये सब पढ़ाए हैं। 39A में क्या है, क्या है, समान सिविल सहायता, हाँ, विधिक सहायता। क्या था, आजीविका का साधन होना चाहिए और फ्री विधिक सहायता मिलना चाहिए। किसी को वकील करने का अगर नहीं क्षमता है तो सरकार उसको वकील करके दे। इसकी चर्चा किसमें की गई थी, 39A। अब जो ये नहीं पढ़े उसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। 43A में क्या है, हाँ, जो फैक्ट्री है उन फैक्ट्री के मैनेजमेंट में जो लेबर है उनका भागीदारी होना चाहिए। याद है कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और 48A में क्या है, पर्यावरण संरक्षण। भूल गया सब तुम लोग, नीति सरकार। 48 में क्या था, पशुपालन, ठीक है, हाँ, हाँ। और 48 में 8A में क्या जोड़ा गया, पर्यावरण। क्या जोड़ा गया, पर्यावरण। तो ये 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे और 39 के अंदर एक खंड बढ़ाया गया था, इसको बोलते हैं F, ठीक है, F। तो याद रखोगे 42वें संविधान संशोधन में कितने चीज जोड़े गए, 4। 39F एक खंड जोड़ा गया और 39A, 43A और 48A नया अनुच्छेद जोड़ा गया। क्लियर है इतना दूर तक। तो याद रखोगे DPSP में पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 42 में, ठीक है, सॉरी 76 में, 42वें संविधान संशोधन के तहत। और कितने तत्व जोड़े गए, 4। ऐसे एग्जैक्ट तत्व कितने जोड़े गए हैं, 3, और एक में एक खंड जोड़ा गया है, ठीक है। चलो अगला है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1948 में। और इसमें क्या जोड़ा गया, तो 44वें संविधान संशोधन के अंदर अनुच्छेद 45 का भाषा परिवर्तन किया गया। क्या किया गया, अनुच्छेद 45 में भाषा परिवर्तन, अनुच्छेद, हाँ क्या हो गया, अच्छा 38, हाँ, अनुच्छेद 38 अगला जाएगा उसमें, ठीक है, अनुच्छेद 38। देखो 2 का भाषा परिवर्तन किया गया है, एक अनुच्छेद 38 और दूसरा है 86वां। जब अधिकार मिला शिक्षा का तो अनुच्छेद 45 में, किसमें, 45। अब इस चीज में भाषा परिवर्तन क्या गया, तुमको जानना नहीं है उतना, सिर्फ याद रखना है। जब तुम्हारा अधिकार नहीं था शिक्षा पाने का, शिक्षा पाने का अधिकार किसमें मिला है, 21A में। किसमें मिला है, 21। अब देखो ये सारा बात उसी को एग्जैक्ट समझ में आएगा जिसको अनुच्छेद पढ़ लिया है, बढ़िया से याद है। अनुच्छेद 21A में पढ़ाए थे, शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, शिक्षा का अधिकार। और ये बाद में जोड़ा गया था, किस वर्ष, 2002 में 66वां संविधान संशोधन। और इसी के साथ ही अनुच्छेद 45 में पहले था कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का पोषण और रखरखाव करने का सरकार जिम्मेवारी उठाए। और उसके बाद इसमें ऐड कर दिया गया और 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा भी दे। समझ में आया। तो भाषा परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ, यही भाषा परिवर्तन किया गया 66वां संविधान संशोधन 2002 में। तो अनुच्छेद 45 में कब संशोधन हुआ, 66वां संविधान संशोधन के साथ। और 44 में किसमें भाषा परिवर्तित किया गया, 38 में। 38 में क्या था, लोक कल्याणकारी। तो इसके परिभाषा में चेंज किया गया, ठीक है। हम तो लोग तो सिर्फ शॉर्ट में पढ़े हैं, इसका परिभाषा चेंज किया गया, इसका लैंग्वेज चेंज किया गया, जिसके कारण से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय और क्लियरली समझ में आए, ठीक है। इसलिए इसके भाषा में परिवर्तन किया गया।
और इसके बाद आखिरी है 97 सन 2011। इसमें क्या जोड़ा गया? शाहकार किसमें है? हाँ 43 का बी, वेरी गुड, अनुच्छेद 43 का बी, ठीक है, अनुच्छेद 43 का बी, ठीक है, अनुच्छेद 43 का बी, ठीक है। बताए हुए थे क्या क्या बोल रहे हो? अनुच्छेद किसमें? नहीं तो है सहकारिता समिति तो 43A बताए होंगे, और 43 भी तुम्हारा संविधान का 19C करवाए होंगे वहां पे। हो सकता है कुछ गलत बोल दिए हो, अगर वैसा कुछ बोले होंगे तो 19C में भी ऐड करवाए होंगे, और उसमें भी बोले होंगे 43B में, और तुम्हारा भाग 9B वहां भी जोड़ा गया था, बोले तो थे ये चीज, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? हाँ ठीक तो है। किस वर्ष? वो कैसे कर लिया? 1976। हो सकता है कुछ बोल दिए होंगे, तुम कुछ समझ लिया होगा, याद रखो। हाँ 43A तो जोड़ा ही गया 76 में, ठीक है, ठीक है, उसका कंफ्यूजन समझ गए। वो 43A के साथ उसका ये कहना है कि हम ये भी बोल दिए थे 43A और 43B दोनों साथ में ही जोड़ा गया है, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है। हो सकता है हम गलती से कुछ वैसा बोले होंगे जिससे ये समझ लिया। लिखा सब क्या लिखे हो अनुच्छेद में? 97 ही है ना, ठीक है, नहीं है तो उसको करेक्ट कर लेना। 3 इसका तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अनुच्छेद 19(1) का सी, अनुच्छेद 19(1) का सी, भाग 9B और अनुच्छेद 43B, ये तीनों एक साथ जोड़ा गया। किस वर्ष? 2011 में 57वां संविधान संशोधन के तहत। और ये क्या कहता है? सहकारी समिति के बारे में। किसके बारे में कहता है? सहकारी समिति के बारे में, ठीक है, इसको याद रखोगे। तो डीपीएसपी में कितना संशोधन हुआ? 4। कौन कौन सा? 42वां, 44वां, 86वां और 57वां, ठीक है। 42वां 1976, 44वां 1978, 86वां 2002 और 57वां 2011। 42वें में कितने तत्व जोड़े गए? 3 तत्व जोड़ा गया अलग से, और एक में एक खंड जोड़ा गया, जिसके हो गया टोटल 4। 39 का खंड F, ऐसे करके क्या नोट्स में लिखा हुआ है? 39 में खंड F, हाँ इसको क्लियरली ऐसे पढ़ना। उसके बाद 39A, 43A और 48A, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन में किसमें भाषा में चेंज किया गया? अनुच्छेद 38 में। 86वां में किसमें चेंज किया गया? अनुच्छेद 45 में। और 57वां में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 43B, ठीक है। क्या इतना सा चीज समझ में आया? अब नहीं भी याद हो रहा है, जो मान लो ये नहीं पढ़े हो तो कोई बहुत बड़ा तुम पहाड़ नहीं टूट रहा है, ठीक है। ये सब जब क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम बच्चा तो समझ में ही नहीं आता पूछ क्या रहा है, लेकिन जिसको अनुच्छेद पूरा पढ़ा हुआ है उसको ये समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। डायरेक्ट ये जो पढ़ रहे हो उसको हो सकता है यहाँ पे समझ में नहीं आए, इसलिए बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना। अब जिसको ये समझ में नहीं है उसको ये और समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा और एडवांस है। देखो हम बहुत बेसिक स्तर का पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे हैं, वो तो खत्म हो गया। अब 2-4 पॉइंट ऐसा पढ़ाते हैं जो कि तुम्हारे एग्जाम में एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आता है कभी कभी, इससे डायरेक्ट सवाल आ जाता है। अगर ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में बैठते हो तो इससे डायरेक्ट सवाल आ जाएगा, बताओ गांधीवादी तत्व कहाँ वर्णित हैं। ये एग्जैक्ट लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा कि गांधीवादी तत्व कहाँ वर्णित हैं। अब वहां माथा नोचने लगता है, ये तो पूरा संविधान में नहीं पढ़े, तो उन क्वेश्चंस के लिए ये सब करवाते हैं, नहीं तब ये सब पे दिमाग नहीं लगाया जाता उतना, ठीक है। तो तुमको पढ़ाएंगे हम, भले ही तुमको समझ में आए या ना आए, तो हम तुमको पढ़ाएंगे। एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो कर पाओगे, एक आध क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। चलो, क्योंकि 5 मिनट का चीज है, नहीं पढ़ाएंगे तो कभी दिमाग में ही नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो डीपीएसपी का मतलब हमारे जो नीति निषेधक तत्व है उसका वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। इसको हम पहला बोलते हैं गांधीवादी तत्व। क्या बोलते हैं? इसके बाद समाजवादी तत्व और तीसरा उदारवादी तत्व। अब सोचो, ये एक लाइन अगर किसी को नहीं पढ़ा है और एग्जाम में चला गया और पूछा जाएगा निम्न में से नीति निषेधक तत्व का वर्गीकरण कौन सा नहीं है, अब बताओ क्या बीतेगा उस पर? क्योंकि ये याद रखने में कोई दिक्कत है क्या? डीपीएसपी यानी नीति निषेधक तत्व को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 तरह के तत्वों में विभाजित किया गया। पहला गांधीवादी तत्व, समाजवादी तत्व और उदारवादी तत्व। इसके अलावा कोई भी नाम दे देगा, बोलोगे यही है आंसर, ठीक है। तो याद रखना 3 वर्गों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है, गांधीवादी तत्व, समाजवादी और उदारवादी। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तुमसे डायरेक्ट सवाल आएगा कि बताओ गांधीवादी तत्व कौन सा है, ठीक है। याद रखना, अभी लिखवा तो देंगे पर एकदम हटके से याद नहीं करना, उसको रिकॉल करोगे तभी याद करना, नहीं तब छोड़ देना, ठीक है।
जब हम संविधान पढ़ा रहे थे तो वहां बता रहे थे कि ये जो विचार है इसमें हम लोग समाज का उद्धार कर रहे हैं, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेबर वर्ग को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि उनका मैनेजमेंट में योगदान हो। यही सब तो गांधी जी का विचार था। गांधी जी का विचार क्या था कि हम पर्यावरण को सुरक्षित करें, छोटे छोटे जो स्तर के लोग हैं इनको हम प्रोत्साहित करें। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि भारत में बड़े उद्योग का लगाना, गांधी जी इसके समर्थन में थे कि विरोध में थे? गांधी इसके विरोध में थे, ठीक है, गांधी जी इसके विरोध में थे। इनका कहना था बड़े उद्योगों की आवश्यकता नहीं है, छोटे उद्योगों की आवश्यकता है ताकि छोटे छोटे लोग अधिक हों उसमें, ठीक है। हमेशा इनका ये गांधी जी का थॉट था कि समाज का उद्धार कैसे हो। आज भी तुम्हारे यहाँ पे एक सब्जेक्ट चलता है गांधीयन थॉट, क्या चलता है? गांधीयन थॉट। पीजी कोई करोगे तो गांधीयन थॉट से कई लोग पीजी करते हैं, ठीक है। गांधी जी के विचारों पर शोध किया जाता है, ठीक है। तो गांधी जी का विचार काफी इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, गांधीयन इनोवेशन पढ़ते हैं ना। इकोनॉमिक्स में एक गांधी जी के बारे में जब पढ़ा रहे हैं बताया उन्हें, गांधीयन इनोवेशन क्या होता है? गांधीयन इनोवेशन, कम लागत, ठीक है, अधिक लोगों को रोजगार और अधिक उत्पादन, यही तो होता है। मतलब लागत भी कम लगाएं, उत्पादन भी अधिक हो और रोजगार भी क्या मिले? अधिक लोगों, और जो उत्पादित वस्तु है वो भी अधिक लोगों तक पहुंचे। ऐसा ना हो गया, आज हमारे यहाँ पे ऐसा ही होते हैं। जो तुम्हारा जो अभी देखोगे जितना भी एक्टर एक्ट्रेस है ये सब का कपड़ा देखोगे पता चलेगा, एक एक बनियान। हम एक दिन किसी का देख रहे थे, कोई एक तो हीरो था, क्या नाम है ये अभी, रणबीर कपूर को बॉडी है जो दिखाएगा, अरे नहीं टाइगर श्रॉफ नहीं, दूसरा वाला है तो, वरुण धवन। वरुण धवन एक दिन एक गंजी पहन के, जो सेंडो गंजी बोलता है वो पहन के जा रहा था। उसी में कहीं पे देख रहे न्यूज में आ रहा था कि ये जो सेंडो गंजी है ये 60,000 का है। हमको लगा आखिर पहने का कहाँ सेंडो गंजी आखिर शर्ट के अंदर में पहनने के लिए होता है। अब उसको प्रचार करना है तो पहन के बाहर निकल गया। इसका मतलब ये थोड़ी नया चड्डी खरीदोगे तो वही पहन के पार्टी में चले जाओगे। चड्डी तो चड्डिया के जगह रहेगा ना जी। सेंडो गंजी पहन के तुम पार्टी में जा नहीं सकते, तो 60,000 का खरीद के करेगा क्या? और हमको ये समझ में नहीं आता है उसमें ऐसा कौन सा कॉटन थ्रेड है सेंडो गंजी जो होता है ये अंदर में इसलिए बनाया गया ताकि कॉटन रहे और ऊपर से कोई भी कपड़ा पहनो तो इरिटेशन ना हो। इसका मेन उद्देश्य वही है, ठीक है। मेन उद्देश्य सेंडो गंजी का क्या है? ऊपर पे लोग कुछ भी पहन लेता था, बोरा चट्टी कुछ भी घुसा लिया, तो अंदर में ये पहनेगा तो शरीर के साथ तुम्हारा कॉटन, कोई और कपड़ा का बनता है क्या? नहीं बनता है, कॉटन का बनता है। कारण तुम्हारे कपड़े बॉडी के साथ सबसे कंफर्टेबल कौन सा कपड़ा है? कॉटन। तो पसीना होगा, इरिटेशन ना हो, इसलिए बनाया गया था इसको। अब अगर ये 60,000 और 1,20,000 का लोग पहन के घूमेगा, किसको क्या कहे देखो मेरा सेंडो गंजी ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ वो जो 60,000 का गंजी है, सुनो तो अभी हम मुद्दे पे पहुंचे नहीं है, तो पहले तुम लोग भटक गया। 60,000 का जो गंजी है वो बनाने वाला का औकात होगा कभी वो पहनेगा? बनाने वाला इन द सेंस जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, कभी औकात होगा? नहीं समझ में आया? वो गंजी फैक्ट्री में जो काम कर रहा है लेबर, उसका तो औकात ही नहीं होगा। भले ही वो बना के तुमको पहनने दे रहा है पर उसका औकात नहीं है। गांधी जी का ये विचार नहीं था। गांधी जी का विचार था कि प्रोडक्ट ऐसे हो जो अधिक से अधिक लोगों तक क्या हो, पहुंचे। उनका कहना था कि 60,000 का गंजी नहीं बनाना है, सलाउ नहीं, इतना ही तुमको शौक है तो नंगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचो, उसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले और जीवन सुधरे सबका। गांधी जी का ये विचार था, ठीक है। वापस आओ, तो डीपीएसपी को कितने वर्गों में बांटे हैं? 3 वर्ग, गांधीयन तत्व, समाजवादी तत्व और उदारवादी तत्व। अब तुम्हारे नोट्स में होगा, इसको कुछ कुछ याद रखना। जैसे पंचायती राज व्यवस्था, क्या गांधी जी का विचार है? आंसर है हाँ है। गांधी जी का जो अनुच्छेद, डायरेक्ट ये तो कई बार सवाल पूछा गया है, इन्हीं से कौन सा विचार गांधी जी का है? तो अनुच्छेद 40 तुमको एक ही आंसर दे देगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो ये गांधीवादी तत्व है। कौन सा अनुच्छेद? 40। कौन कौन सा है? 40। इसके बाद कौन सा है? 43। कौन सा? 43। इसके बाद कौन सा है? 43 बी। 43 बी। इसके बाद कौन सा है? 46, ठीक है, 46। इसके बाद कौन है? 47 और इसके बाद 48। ये सब हैं गांधीयन विचारधारा वाला, पर सब ये रटना नहीं है, ध्यान देना, सब नहीं रटना है। 2 ही से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, 40 और 43 बी से। किससे सवाल पूछा जाता है? 40 और 43 बी से। 2 ही से सवाल पूछा जाएगा, 40 और 43 बी। इतना सा याद रखना, अनुच्छेद 40 और 43 बी। इसके बाद एक पूछा जाता है, वो है 47। कौन सा? 47। तो 3 तुम याद रखोगे तो काम तुम्हारा चल जाएगा, ठीक है। ऐसे है तो सभी सब गांधी जी के विचार से ही है। अब ये तीनों याद रखना काफी आसान है, हम इसलिए बताएं, और एग्जाम में पूछा जाता है। 40 में पंचायती राज व्यवस्था, ये तो 100% गांधी का विचारधारा है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 43 बी में क्या था? सहकारी समिति, ये भी तो छोटे लोगों के लिए ही है, तो ये भी हो गया। और 47 में क्या है?
स्वास्थ्य की रक्षा, नशीले पदार्थ का वर्जन, ठीक है, यही सब तो है। और गांधी जी उसके भरपूर विरोध में थे, इसीलिए सबसे अधिक बार एग्जाम में कौन सा पूछा गया है, 40, इसके बाद 43 भी, उसके बाद 47। तो कम से कम 3 याद रखना, ऐसे 2 तो 100% याद रखना। कौन कौन सा, 40 और 43 बी, ठीक है। इसके बाद है समाजवादी तत्व। कौन कौन सा समाजवादी तत्व, 38, ठीक है। 38 के बाद 39, उसके बाद 39 ए, उसके बाद 41, ठीक है, 41, 42, उसके बाद 43, 43 ए और 47, ठीक है। 49, 50, 51 यहाँ नहीं है जी, उदारवादी में है, रटना नहीं है, बस एक बार नजर दौड़ाओगे, पहले पूरी तरह से जो और भी चीजें उसको याद कर लोगे। जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होगा ना वो हम बताएंगे कि याद करना है। गांधीवादी तत्व जो बताए ये दोनों, ये 100% याद रखना। इसके बाद ये सब जब अच्छा से पढ़ लोगे पूरा संविधान, तब इसको वापस आना, इसको पढ़ोगे, ठीक है, अभी रटने की आवश्यकता नहीं है। और उदारवादी तत्व कौन कौन सा है, उदारवादी तत्व 44, 45, ठीक है, उसके बाद 48 ए, 48 ए के बाद 49, 50 और 51, 49, 50 और 51, इतना सा है। पर ये दोनों अभी फिलहाल याद तुमको नहीं करना है, बस नोट्स में है, पढ़े रहने दो, याद नहीं करना। ये पता होना चाहिए कि डीपीएसपी को कितने भागों में बांटे, कितने भागों में, 3 भागों में। और ये सब जो है ये अनुच्छेद है, ये सब जो है ये अनुच्छेद है। इसमें से याद अभी फिलहाल कौन सा करना है, गांधीवादी तत्व। कौन सा, गांधीवादी तत्व, जो कि 40 और 43 भी 100% याद रखना। इसी से एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा फिलहाल, बाकी से सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पूछे जाने के चांसेस तो कुछ भी हो सकते हैं, पर फिलहाल अभी तक ज्यादा इससे सवाल नहीं बना, इसीलिए हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे और इसको रटेंगे फिलहाल नहीं, क्योंकि रटने के लिए अभी बहुत कुछ है तुम्हारे पास, ठीक है। चलो, इसके बाद एक दो और चीज है कि बिहार में शराबबंदी किस अनुच्छेद का हवाला देकर किया गया। ये पहले भी हम चर्चा किए हैं कि बिहार में जो शराबबंदी हुआ, नीतीश बाबू ने 2016 में किया। कब किया, 2016 में, ठीक है। शराबबंदी कब हुआ है, 2016 में। और नीतीश बाबू ने कहा था कि यहाँ के जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य का देखभाल करना हमारा फर्ज है। सब बंद कर दे रहा है, और जिसको इच्छा नहीं है वो सब खुला रखा है, ठीक है। तो बिहार में नीतीश कुमार जी इच्छा हुआ कि हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं वो अच्छा जीवन जिए, ठीक है, इसीलिए इन्होंने बंद कर दिया। तो अनुच्छेद 47। चलो, अगला है गौ हत्या पर प्रतिबंध का समर्थन। अब देखो अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन। इसी में कहा गया है कि पशु के प्रति हमको मानवीय वर्ताव रखना चाहिए। तो इसी का हवाला देते हुए गौ रक्षा पर, गौ हत्या पर क्या लगाया जाता है, प्रतिबंध। कई ऐसे राज्य हैं जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, बिहार भी उसमें एक है। बिहार में भी गौ हत्या पर प्रतिबंध है, ठीक है, यहाँ पे गौ हत्या नहीं हो सकता, ठीक है। कई ऐसे राज्य हैं जो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाता है। भारत में पूर्ण रूप से गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद का हवाला देते हुए, 48, ठीक है, 48, ठीक है। चलो, इसके बाद एक और सवाल पूछा जाता है कि भाग 4 में नीति अनुसार तत्व है, जो कि राज्य के लिए एक सुझाव होता है। पूछा जाएगा तुमसे कि भाग 4 से बाहर नीति अनुसार तत्व कहाँ है, ठीक है। तो 2 अनुच्छेद याद रखना है। कौन कौन सा अनुच्छेद है, 350 और 350 ए और 351, 350 ए और 351। ये डायरेक्ट सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ भाग 4 से बाहर नीति अनुसार तत्व जैसे तत्व कहाँ है, 350 ए और 351। क्यों, 350 ए में क्या कहा गया है, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए। इसका जिम्मेवारी किसका होगा, राज्य का, एक तरह से निर्देश ही तो है। और 351 में क्या कहा गया है, हिंदी भाषा का विकास करने का दायित्व राज्यों का है, देश का है। ये भी एक तरह से क्या हो गया, नीति अनुसार तत्व। तो याद रखोगे भाग 4 से बाहर नीति अनुसार तत्व 350 ए और 351, याद रहेगा इतना सा चीज।